हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं ये बुक आपकी सीरीज़ लगाई हुई है, ये बुक कंप्लीट कराने की, डी.के. गोयल की क्लास 11th की। तो हम इसमें सेकंड चैप्टर पर हैं अभी, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एसेट्स। एसेट्स क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। एनीथिंग विच इज़ इन द पोजीशन और इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिज़नेस। बिज़नेस की जो भी प्रॉपर्टी होती है उसे हम एसेट बोलते हैं। डेटर्स हैं, कैश है, स्टॉक है, फर्नीचर है, मशीनरी है, लैंड है, कैश है, बैंक है, बिल रिसीवेबल, बिल जो ये जो मनी होता है जो हमें डेटर से लेना है इन फ्यूचर, वो सब क्या है, हमारी एसेट्स होती हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। According to the above definition, there are three main characteristics of an asset. The resources must be valuable, the resources must be owned by the business, the resources must be required at a measurable money cost. जो भी हम जिस भी रिसोर्स की बात कर रहे हैं वो वैल्यूएबल होना चाहिए, उस बिज़नेस का खुद का होना चाहिए, है ना, बिज़नेस की खुद की परचेज़ होनी चाहिए और उसको मेजर किया जा सकता हो मनी में। तो ये सब तीन कंडीशन हमारी जब फुलफ़िल होती हैं तो वो क्या कहलाती है, हमारी एसेट। अब एसेट्स में बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज़ नॉन करंट एसेट होती हैं और सेकंड इज़ करंट एसेट्स होती हैं। ठीक है, या तो हमारी नॉन करंट एसेट होती है या करंट एसेट होती है। नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं? नॉन करंट एसेट्स रेफर्स टू दोज एसेट्स विच आर हेल्ड for continued use in the business for the purpose of producing goods or services and are not meant for sale। ऐसी एसेट्स जिन्हें हम सेल करने के लिए परचेज़ नहीं करते या फिर जिनका यूज़ हमारे बिज़नेस के लिए हो रहा है, जो गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं या फिर सर्विसेज हमारी दे रही हैं, है ना, जो हमारे बिज़नेस को रन करने के लिए काम में आ रही हैं, वो एसेट्स। और वो एसेट्स जिन्हें हम सेल करने के लिए परचेज़ नहीं करती, वो कौन सी कहलाती हैं? एसेट्स नॉन करंट एसेट्स। एग्जाम्पल ऑफ नॉन करंट एसेट्स आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं? जो कि लंबे समय के लिए हमारे बिजनेस में रहती हैं, वो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, फर्नीचर एट्सेट्रा। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू। फिक्स्ड एसेट्स को टू पार्ट्स में और डिवाइड किया गया है। एक होती है टेंजिबल एसेट्स और एक होती है इंटेंजिबल एसेट्स, है ना। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच्ड। टेंजिबल एसेट्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, ये सब क्या है, हमारी टेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, जो कि इंटेंजिबल होती हैं, वो आती हैं इसमें। जैसे पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट हो गया, गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गए, है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, है ना, ये सब क्या है, हमारी इंटेंजिबल एसेट्स हैं। ठीक है, अब मैंने नॉन करंट एसेट के बारे में बताया था आपको अबव कि नॉन करंट एसेट क्या होती हैं, जो कि बिज़नेस में कोई गुड्स और सर्विस जो हो रही है उसको सेलर परचेज़ करने के जो सर्विसेज प्रोवाइड हम कर रहे हैं उसके काम आती हूँ, और वो हमने रीसेल के लिए परचेज़ ना करी हूँ, वो किस में आती है, नॉन करंट एसेट में। अब हम बात करते हैं करंट एसेट की। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर मेंट फॉर सेल। जिन्हें हम खरीदते ही किसके लिए हैं? सेल करने के लिए। और विच द मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर। 1 ईयर के अंदर अंदर अगर हम उसे रीसेल कर देते हैं, है ना, हम उसे सेल कर देते हैं, या फिर उसका जो बिज़नेस ओनर है वो चाहता है कि मैं इसे अभी परचेज़ ही इसलिए कर रहा हूँ ताकि फ्यूचर में इससे पैसे अर्न कर सकूँ, फ्यूचर मतलब 1 साल के अंदर अंदर, तो वो क्या कहलाती है, हमारी करंट एसेट। For example, debtors are expected to be converted into cash within a reasonable short period. Stock is continuously sold and bill receivable are also converted into cash. ये सब क्या है, हमारी current asset है। Now we will talk about the capital receipt and revenue receipt. It is also necessary to make a proper distinction between capital receipt and revenue receipt because the revenue receipts are shown on the credit side of trading and P&L account. ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में हम रेवेन्यू रिसिप्ट दिखाते हैं और कैपिटल रिसिप्ट हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं, है ना, क्योंकि कैपिटल हमारी लाइबिलिटी होती है, तो उसके थ्रू हमें जो भी इनकम रिसीव होती है वो कैपिटल रिसीव में होती है,
और अगर बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी गुड सेल हो रहा है या फिर कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, बिज़नेस से रिलेटेड जो डेली रूटीन में हमें जो रिसीव होती है रिसिप्ट, वो किस में आती है, रेवेन्यू रिसिप्ट में। एक बार रीड कर लेते हैं। कैपिटल रिसिप्ट, एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स आर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट को सेल करके जो अमाउंट रिसीव होता है वो कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय प्रोप्राइटर partners and money obtained from issue of shares and debentures in case of company। इशू ऑफ शेयर से जो मनी इशू होता है या फिर डिबेंचर के केस में जो होता है वो भी क्या है, हमारी कैपिटल रिसिप्ट। अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ लोन, लोन से जो अमाउंट रिसीव्ड होता है वो भी कैपिटल रिसिप्ट में आता है। रेवेन्यू रिसिप्ट में हमारा मनी obtained फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, कमीशन एंड फीस रिसीव्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारी रिसिप्ट्स थी मतलब इनकम थी। अब एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर भी 2 टाइप्स के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, बिजनेस में जो जो खर्चे हो रहे हैं, जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो किस में आएंगे, एक्सपेंडिचर में आएंगे। फर्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, एनी एक्सपेंडिचर विच इज़ इनकर्ड in acquiring or increasing the value of a fixed asset in term as capital expenditure। एसेट की जो फिक्स एसेट्स हैं हमारी, उनकी वैल्यू को जो इंक्रीज़ कर रहा है एक्सपेंस, वो हमारा किस में आ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। एज मच द अमाउंट स्पेंड ऑन द परचेज और इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर एट्सेट्रा इज कैपिटल एक्सपेंसेस। सच एक्सपेंडिचर यील्ड्स बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग पीरियड और हैंस रिटर्न इन एसेट। एसेट में लॉन्ग पीरियड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं हमारे एसेट्स के ऊपर हों या फिर जो भी कैपिटल के ऊपर हों, वो क्या होती हैं, हमारी कैपिटल एक्सपेंसेस के अंदर आती हैं। उसके बाद हम करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज़ रिसीव्ड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म्स एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सच एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ठीक है, ये सब क्या हैं, हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। एक थर्ड एक्सपेंडिचर और होता है, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा हमने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा, वैसे एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और होता है। देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर रेवेन्यू इज़ इन नेचर but the benefit of which is likely to be derived over a number of years, such expenditure are termed as deferred revenue expenses। मतलब कि एक ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि नेचर में तो उनका रेवेन्यू होता है ना, डे टू डे डेली के बेसिस पे जो खर्चे होते हैं वैसा उनका नेचर होता है, बट बेनिफिट उनसे ये होता है कि उनके जो प्रॉफिट होता है या फिर जो उनसे इनकम हमें जनरेट होनी होती है वो हमें क्या है, कुछ ईयर्स के लिए मिलती है। मतलब वो करंट के अकॉर्डिंग नहीं होते उनका, वो क्या होता है कि उनके कुछ फिक्स्ड ईयर्स होते हैं, वहाँ तक हमें पता रहता है कि अच्छा हमें इन सालों तक, यहाँ तक हमें इनसे जो है इनकम रिसीव होगी, विच इज़ लाइकली टू डिराइव्ड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। सच एक्सपेंडिचर आर टर्म्ड एज deferred revenue expenses। The benefit of such an expenditure generally lasts between 3 to 7 years। ये जो बेनिफिट है हमें इन एक्सपेंसेस का, बेनिफिट की बात मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ कि आप बोलोगे एक तो एक्सपेंस ऊपर से आप बेनिफिट की बात कर रहे हो, मैं ये बोल रही हूँ कि दिस ईयर तो हमें कुछ अमाउंट में ही एक्सपेंस होगा, नेक्स्ट ईयर हमें अगला अमाउंट का जो होगा वो एक्सपेंस होगा, टोटल अमाउंट में एक्सपेंडिचर हमारे ऊपर नहीं आता है। इसमें इसमें मिनिमम 3 और मैक्सिमम 7 ईयर्स तक हम इसमें लॉन्ग लास्ट हमारा एक्सपेंडिचर और बेनिफिट कर सकते हैं, है ना। इस साल का खर्चा जितना होगा वो तो हम इसे P&L अकाउंट में डालते हैं, बट जो टोटल ईयर्स आगे के रिमेनिंग बच रहे हैं, जैसे 5 साल के लिए आगे हमारा रिमेनिंग बच रहा है, तो जो इस साल का तो हमने P&L में डाल दिया, नेक्स्ट 4 ईयर्स का हम टोटल करके एसेट साइड में दिखाते हैं बैलेंस शीट में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस को। ठीक है, अब ये आगे कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं जैसे प्रॉफिट, गेन, लॉस, ये सब तो बेसिक टर्म्स ही हैं। हमें कुछ सेल करने पे प्रॉफिट हो रहा है या इतना हमें ईयरली प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ। परचेजेज़, जो परचेज़ हो रही है हमें, हम ईयरली जो परचेज़ कर रहे हैं कितना परचेज़ हो रहा है, एसेट कितनी परचेज़ हो रही है या गुड्स कितनी परचेज़ हो रही है, उनको रिकॉर्ड करना।
परचेज़ रिटर्न, कुछ परचेज़ करके गुड्स हम उनको रिटर्न भी कर देते हैं, वो दैट इज़ कॉल्ड परचेज़ रिटर्न। सेल, हम बिज़नेस में कितना सेल कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न। सम कस्टमर्स माइट रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू दैम, दीज टर्म एज सेल्स रिटर्न्स और रिटर्न इनवर्ड्स भी बोलते हैं इन्हें हम। अब आते हैं स्टॉक पे और स्टॉक इन ट्रेड। द टर्म स्टॉक इंक्लूड द वैल्यू ऑफ those goods which are purchased for reselling and which are lying unsold at the end of the accounting period। ये स्टॉक टू टाइप के होते हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो कि हम बिगनिंग में जो हमारा जो स्टॉक रहता है उसे ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर जो हमारे स्टॉक बचता है उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। इन्वेंट्री, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर देयर कैन बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री of 4 types: inventory of raw material, inventory of work in progress, inventory of finished goods and inventory of stock in trade। अब आप बच्चे सोचोगे कि मैम ने आगे पहले स्टॉक के बारे में बोल दिया, अब इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं, दोनों हैं तो सेम ही, है ना। तो बेटा ये है तो सेम ही, पर क्या है कि स्टॉक जो होता है वो रेफ़र ओनली द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग। हम जो भी गुड्स रीसेल करने के लिए परचेज़ करते हैं ना, वो सब किस में आती हैं, स्टॉक में आती हैं। बट इन्वेंट्री क्या है, एक बिग वर्ड है, एक बिग टर्म है, इसके अंदर ही हम स्टॉक को भी इंक्लूड करते हैं। और इसी के अंदर ये 4 टर्म जो होती है ना, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री इन ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये सब भी टर्म्स भी किसके अंदर आती है, इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, बट स्टॉक में क्या होता है, स्टॉक में जो हम रीसेलिंग के लिए गुड्स को परचेज़ कर रहे हैं उनकी वैल्यू आती है, या फिर जो एट द एंड हमारे पास वैल्यू बचती है उन गुड्स की, वो भी किस में आती है, स्टॉक में आती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म दी हुई है, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। तो हम सबसे पहले डेटर एंड क्रेडिटर की बात करते हैं। डेटर्स में क्या होता है बच्चों, द टर्म डेटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन और फर्म्स टू हुम गुड्स हैव बीन सोल्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड ऑन क्रेडिट। डेटर्स क्या होते हैं, जिनसे हमें पैसा लेना होता है इन फ्यूचर में, जिन्हें हमने सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड करें बट उनसे हमें मनी रिसीव नहीं हुआ है। क्रेडिटर्स होते हैं हम खुद, हमने क्या करा है, उनसे सर्विसेज या गुड्स किसी से परचेज़ कर ली है ऑन क्रेडिट बेस, बट हमने उनका पेमेंट नहीं करा है अभी तक, दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिटर्स। अब यहाँ पे टर्म दी हुई है बिल रिसीवेबल और बिल पेबल, है ना। कोई डेटर है ना, जो क्या कर रहा है, डेटर कौन होते हैं, डेटर कौन होते हैं, द टर्म डेटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन एंड फर्म्स whom good have been sold और सर्विसेज रेंडर्ड ऑन क्रेडिट, जिन्हें क्या करते हैं, सर्विसेज और जो हमारे गुड्स हैं उन्हें सोल्ड करते हैं ऑन द क्रेडिट बेसिस, है ना, जिन्हें हमने सेल करा है ना, पर जिनसे हमने मनी रिसीव नहीं करा है, वो क्या होते हैं, हमारे डेटर्स, जिनसे हमें पैसे लेने हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, अब हम बिल रिसीवेबल हमारी तरफ से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हम क्या होते हैं, ड्रॉअर बन गए होते हैं, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू मैं गुड सॉल्व कर रही हूँ, सर्विस सॉल्व कर रही हूँ, सोल्ड कर रही हूँ, तो मैं बिल लिखूँगी तो मेरे ड्रॉअर बन जाऊँगी, तो मैं ड्रॉअर हूँ, तो मेरे लिए क्या है, बिल रिसीवेबल। और अगर मैं क्रेडिटर हूँ, मुझे किसी को पैसे देने हैं, मैंने किसी से सर्विसेज ली हैं, तो वो मुझे क्या करेगा, बिल देगा, तो वो मेरे लिए क्या होगा, बिल्स पेबल। मुझे जो पे करना है वो मेरे लिए बिल पेबल, और बिल रिसीवेबल मतलब मेरे को ये मैं डेटर हूँ किसी की, मुझे उनसे मनी लेना है, तो वो मेरे लिए बिल रिसीवेबल हो जाएगा। उसके बाद ये टर्म है गुड्स। गुड्स आपको पता ही है, बिज़नेस हम कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गुड्स तो होंगे जिससे हम सेल या परचेज़ का बिज़नेस करते हैं। कॉस्ट, कोई भी प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं तो उसको सेल करने के लिए जो कॉस्ट आती है, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी उसको मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट होती है, वो सब किस में आती है, कॉस्ट में। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है वाउचर का। वाउचर क्या होता है, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो हम कुछ भी सेल करते हैं तो हम लिखते हैं, या फिर हम परचेज़ करते हैं तो हमें मिलता है। वो क्या होता है, हमारे बिज़नेस में कुछ भी रिकॉर्ड हो रहा है तो वो एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए भी एक सिंगल वाउचर अलग से मिलता है, उसे हम वाउचर कहते हैं। बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है।
उसके बाद आता है डिस्काउंट के बाद। डिस्काउंट इज़ बेसिकली रिबेट, हम कुछ परचेज़ करते हैं ये तो हम उसमें डिस्काउंट की उम्मीद करते हैं कि बस अच्छा इतना कम हो जाए, इतना कम हो जाए। छूट बेसिकली रिबेट, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट। ये 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि वो फिक्स होता है, मतलब इतना फिक्स है, अच्छा अभी आज सेल लग रही है अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट पे कि 20% की सेल है, तो वो 20% फिक्स्ड है कि इतनी ही मिलेगी। पर कैश डिस्काउंट क्या होता है, जो हमें अच्छा किसी से इकट्ठा पेमेंट प्राप्त हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, वो जल्दी पेमेंट हमें रिसीव हो जाए उसके लिए हम क्या करते हैं, अच्छा ठीक है हमने तुम्हें 10% ऑफ कर दूंगा, आप इस टाइम से पहले यहाँ पे हमें पेमेंट कर दीजिएगा। तो ये कैश डिस्काउंट होता है। उसके बाद आता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी क्या है कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, इन सबको क्या मर्ज कर दिया गया है किसके अंदर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर। ठीक है, जिसे हम आजकल जीएसटी बोलते हैं। जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज एंड जीएसटी इज कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल। ये कुछ अदर इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स दी हुई हैं, जिसमें 26 नंबर पर है एंट्री, जिस जनरल एंट्री की बात हो रही है, ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। बैड डेब्ट्स कुछ अमाउंट है जो हमारा डूब जाता है बिजनेस में, हमें लॉस होता है, उसकी बात हो रही है, उसे हम कहते हैं बैड डेब्ट्स। इंसॉल्वेंट, एक पर्सन जो कि अपनी एंटरप्राइजेज या जो भी पर्सन रन कर रहा है, वो अपनी जो उसके ऋण हुए हैं या उसको जो डेब्ट्स हुई हैं या फिर उसको जो भी डूबा है उसका पैसा, वो उसको रीपेमेंट नहीं कर पाता उनका, तो वो इंसॉल्वेंसी हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है। उसके बाद आती है सॉल्वेंट, और वही अगर इंसॉल्वेंट का उल्टा होता है सॉल्वेंट, अपोजिट है ना। तो उसमें क्या होता है, इंसॉल्वेंसी में तो हम दे नहीं सकते, हम दिवालिया हो जाते हैं, अमाउंट पे नहीं कर पाते, और सॉल्वेंट में हम पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद आता है स्टोर्स, वही गोदाम जहाँ पे हम हमारे गुड्स रखते हैं। रेवेन्यू, रेवेन्यू का मैंने आगे भी बताया था कि रेवेन्यू क्या होते हैं, हमारे गुड्स हमने जो सेल करी और जो हमारी कॉस्ट थी उससे ज़्यादा जो हमने सेल करी होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इट इज़ द रेवेन्यू अर्नड बाय एन एंटरप्राइजेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी रेवेन्यू अर्न किया होता है एक एंटरप्राइजेस ने, वो उसकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे, उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद आता है एंटिटी। एन एंटिटी और अ बिजनेस एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच इज़ फॉर्म्ड फॉर अर्निंग इनकम by providing service और selling goods। फॉर एग्जांपल LG इलेक्ट्रॉनिक्स, विप्रो, मारुति सुजुकी। एक अलग से नाम बनाना, अलग से एंटिटी बनाना, वो बिज़नेस के अंदर आता है। अपना एक नाम बनाना, पार्ले-जी है ना, ब्रिटानिया है, ये सब अलग अलग हैं, इसलिए इनकी अलग अलग एंटिटी होती है। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है टर्नओवर। तो टर्नओवर मींस टोटल सेल्स मेड इन अ पर्टिकुलर पीरियड। एक फिक्स पीरियड में हमने कितनी सेल करी, उसे हम क्या कहते हैं, टर्नओवर। लाइव स्टॉक, डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज कैटल, हॉर्सेज, ये सब भी हमारे बिजनेस में, तो वो किस में आते हैं, लाइव स्टॉक में। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट रेफर टू डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स इन द शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ कंपनीज विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग इन अ रिटर्न। रिटर्न में हमें कहीं से कुछ इनकम जनरेट हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये कुछ टर्म्स थी जो कंप्लीट हो गई हैं आज। ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स थी जिन्हें मैंने आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये हमारा सेकंड चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम यहाँ से थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी कनेक्टेड विद मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।